हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को देखा था और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है। इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप जो है काफी एक तरीके से कह सकते हो कि इनरिच्ड रिलेशनशिप है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात करें तो कि भारतीय जो मिग्रेंट थे, जो प्रवासी थे, वो 19th सेंचुरी, पोस्ट 19th सेंचुरी में क्या हुए थे कि यहाँ पर पश्चिमी जो तट है कनाडा का, वहां पर जाकर बड़ी संख्या में बस गए थे। ठीक है। 1940 और 60 के दशक में कनाडा भारत के संबंधों को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और और 2 वर्षों के दौरान सेवा करने वाले 2 कनाडाई प्रधानमंत्री थे, लुई लॉरेंट एंड लेस्टर बी पियर्सन के व्यक्तिगत संबंधों के कारण काफी बढ़ावा मिली थी। ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र मंडल में कोरियाई युद्ध हुआ था, श्वेत संकट जैसे जो कई सारे मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच में क्या था, इंटरेस्ट थी और कमिटमेंट था, और इसीलिए दोनों रिलेशंस के बीच में काफी विस्तार हुआ था। और भारत के लिए कनाडा का जो एक तरीके से सहायता कोऑपरेशन प्रोग्राम था, 1951 में शुरू किया गया था, कोलंबो योजना के तहत काफी बढ़ा। और कनाडा ने भारत को क्या किया था, खाद्य सहायता प्रोवाइड कराई थी, परियोजना के लिए जो है पैसा दिया था, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, और टेक्निकल जो है कोऑपरेशन भी किया था। और पिछले जो अगर 5 डिकेट्स की बात करें तो जो कनाडाई बायलैटरल कोऑपरेशन है, अ, भारत उसका सबसे बड़ा जो है प्राप्त करता रहा है, मतलब भारत को सबसे ज्यादा मिला है। करीब जो है 3.8 बिलियन अधिक जो है डॉलर तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं हमारा जो बैकग्राउंड की बात करें क्या। ठीक है। तो एक तो जो है दोनों के बीच में क्या है कि एक साझा जो है लोकतांत्रिक परंपरा है, बहुलवाद है, और इन स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध। आप जो ये टर्म्स हैं, जो इनको आप अपना जो अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करोगे तो इनको लिखने से काफी मतलब एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी भी कंट्री के साथ आप रिलेशनशिप लिख रहे हो तो वहां पर एक पहला जो आप एक तरीके से जिसको आप इंट्रोडक्शन कह सकते हो, 2-3 लाइन में आप लिख सकते हो कि दोनों देश जो है कहाँ कहाँ पे शेयर्स, मतलब वैल्यूज ये शेयर्स करते हैं, या फिर बिलीफ शेयर करते हैं, या हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो ये लिखने से क्या होगा कि ये काफी इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि आपको ये पता चलता है एग्जामिनर को आपकी समझ जो है इस मुद्दे को लेकर के। ठीक है। और दिस इज कम्प्लीमेंट बाय इकोनॉमिक एंगेजमेंट। और इसमें जो है पूरकता का काम कौन करता है, जो ये शेयर्ड ट्रेडिशंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्लुरलिज्म, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस हैं, उसमें एक तरीके से पूरकता का काम जो आर्थिक एंगेजमेंट है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, और जो है रेगुलर रूप से हाई लेवल इंटरेक्शंस होते हैं, और लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय तक चलने वाला पीपल टू पीपल टाइज है, लोगों से लोगों के साथ जो है संबंध है। 1948 में जब कनाडा सपोर्टेड a plebiscite followed by a ceasefire in the Indian state of Kashmir। कनाडा ने क्या किया था, 1948 में जनमत संग्रह को सपोर्ट किया था। ठीक है। जो सीज फायर के बाद जो हमारा कश्मीर है वहां पर होने वाला था, तो कनाडा अपोज, और कनाडा ने यहाँ पर भी पेल्बिसाइड को सपोर्ट किया था कनाडा ने। फिर कनाडा ने जो है इंडिया के जो न्यूक्लियर परीक्षण, परमाणु परीक्षण था, उसका उसका भी विरोध किया था। और इन द आफ्टर आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियाज रिलेशन विद कनाडा डिटेरिएटेड टू सम एक्सटेंट। और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो 1998 में इंडिया के द्वारा किया गया था, उसके बाद या 1974 में, 1998 की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बाद से क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी मतलब थोड़ा लो लेवल पे चला गया था। रिलेशनशिप में क्षरण हुआ था दोनों देशों के बीच में। एंड इंडिया इज रिलक्टेंट टू एक्सीड to the Non-Proliferation Treaty and Comprehensive Test Ban Treaty, the widened gulf between the New Delhi and Ottawa for many years। ओटावा जो है वहाँ की राजधानी है, और इंडिया ने जो एनपीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है, परमाणु अप्रसार संधि, और ये जो है
कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि पूरे किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण को बैन करता है, वो उसमें इंडिया उसमें भी शामिल नहीं हुआ। तो ये दोनों के बीच में जो अ, खाई थी और भी ज्यादा बड़ी हो गई। और कनाडा इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ एशियन कम्युनिटीज अब्रॉड। जो दक्षिण एशियन समुदाय है उसका सबसे बड़ा एक तरीके से घर कह लीजिए कनाडा है। और विथ अप्रोक्सीमेटली 5.6% ऑफ द कैनेडियंस बीइंग ऑन द इंडियन हेरिटेज। ठीक है, 5.6% जो कैनेडियंस हैं वो हिंदुस्तानी विरासत को होल्ड करते हैं। और दे आर हाईली एजुकेटेड, वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, अफ्लुएंट हैं, इन इंडस्ट्रीज हैं, काफी काम करने वाले पीआईओज हैं। ठीक है, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप कह सकते हो भारतीय मूल के लोग हैं। और जो है, जो कनाडा की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, मेन मुख्य धारा की जो राजनीति है, वहां पर भी ये जो है काफी एक तरीके से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंटीग्रेशन इनका काफी ज्यादा है वहाँ। बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस की। ट्रेड रिलेशन में इंडिया कनाडा का एक्सपोर्ट मार्केट है, नाइन्थ सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया कनाडा का। और जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो एक तरीके से इंडिया के जो निर्यात है, इंडिया में कनाडा जो इंपोर्ट करता है, सॉरी, इंडिया जो कनाडा से इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए इंडिया क्या है कि कनाडा के लिए नाइन्थ सबसे बड़ा उसका निर्यात का बाजार है। कनाडा निर्यात करता है इंडिया में। और में जो इंडिया निर्यात करता है उसमें जेम्स, सॉरी, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, मतलब जो महंगे पत्थर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, ये सारे जो है इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, कनाडा को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। और इंडिया क्या इंपोर्ट करता है कनाडा से, वो है दालें हैं, ठीक है, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प्स, ठीक है, लकड़ी का जो लकड़ी होती है उसका गुदा होता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो है एक पदार्थ होता है। ठीक है, और पोटास, आयरन स्क्रैप, कॉपर, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है कनाडा से इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड स्पेशली इन आईटी, सॉफ्टवेयर, स्टील एंड नेचुरल रिसोर्स सेक्टर्स। इंडिया की जो कंपनियां हैं वहां पे उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील एंड जो है प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्रों में निवेश किया है। और बहुत सारे जो है एमयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में साइन हुआ है, सॉरी। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन एंड रेलवे के क्षेत्र में, डबल टैक्सेशन, दोहरा कराधान के क्षेत्र में एमयू दोनों देशों के बीच में साइन हुए। कोऑपरेशन इन 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 एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा के क्षेत्र में कोऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, दोनों ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सहयोग समझौता परमाणु सहयोग समझौता 2010 में साइन किया था, दोनों ने सिग्नेचर किया था उस पे। और फॉर विच अ जॉइंट कमेटी ऑन द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक संयुक्त जो है समिति बनाई गई थी परमाणु न्यूक्लियर जो नागरिक परमाणु सहयोग के लिए। और 2015 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री कनाडा गए थे, और वहां पर यूरेनियम डील साइन किया गया था। यूरेनियम डील साइन किया गया था कनाडा के साथ, जो है यूरेनियम का काफी बड़ा भंडार है कनाडा के पास। एंड एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट were signed in 2018 when Canadian Prime Minister visited India.
और दोनों देशों के बीच में ऊर्जा सहयोग समझौता साइन हुआ था जब वहां के कनाडियन प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे। साइंस एंड टेक और स्पेस के बीच में, और जो कनाडियन स्पेस एजेंसी है और हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ठीक है, उनके बीच में भी मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, ताकि जो है आउटर स्पेस यानी बाह्य अंतरिक्ष में जो अन्वेषण होगा, जो इसका उपयोग होगा, उसके क्षेत्र में सहयोग के लिए साइन किया गया था ये। और टू इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स भी हुए थे, जो सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस एस्ट्रोनॉमी, इस पर भी साइन किया गया था। अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो है, जो कमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो, मतलब वाणिज्यिक जो इकाई है इसरो की, कई सारे जो कनाडियन सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया गया है उसके द्वारा। अब यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा की बात करा जाए तो इंडिया डायस्पोरा जो है जो फेडरल पार्लियामेंट और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, ठीक है, वहां पर उनकी मात्रा काफी ज्यादा है। कनाडियन जो फेडरल पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है, जैसे कि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो वहाँ की एक गठबंधन पार्टी है, जो प्रेजेंट कनाडियन गवर्नमेंट में एक गठबंधन वाली पार्टी है, उसके जो हेड है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ जगमीत सिंह, ठीक है, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो उस कोलिजन गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है, उसके हेड जगमीत सिंह जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये इंडियन डायस्पोरा का काफी ज्यादा रोल है उसपे। और दोनों देश जो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी इन दोनों ने बनाया है, जैसा कि कनाडा इंडिया पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं कनाडा इंडिया पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप ग्रुप, मतलब दोनों देशों के जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे उनकी मित्रता के लिए, मित्रता से संबंधित एक समूह है। कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल, कनाडा इंडिया फाउंडेशन, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर स्ट्रेंथिंग इंडिया कनाडा कोऑपरेशन, भारत और कनाडा के संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको जो है आप अपने आंसर में ये सब चीजें लिख सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है डाइवर्सिफाई लगे, और अपने आर्गुमेंट्स को देने के लिए भी उसको लिख सकते हैं, आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। Canada and India are undertaking bilateral negotiations towards both comprehensive economic partnership agreement and foreign investment promotion and protection agreement at present। दोनों के लिए, मतलब एक सीईपीए सेपा और एक फीपा, इन दोनों के लिए बातचीत चल रही है, ठीक है, दोनों देशों के मध्य। बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर में जो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स कनाडा के थे, कनाडिय का जो इंडिया वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर कनाडा यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड स्कूल, मतलब कि भारत के जो बहुत जो छात्र थे बड़ी मात्रा में कनाडा में पढ़ने जाते, तो कनाडा में जो आने वाले विदेशी छात्रों की सबसे ज्यादा संख्या क्या थी, इंडिया की थी 2018 में। करीब 1 लाख जो भारतीय छात्र हैं वो कनाडा में पढ़ाई करते हैं, और जो है अपने अपने स्टूडेंट्स की के हितों की रक्षा करने के लिए जो हायर एजुकेशन है, मतलब उच्च शिक्षा, उसके क्षेत्र में सहयोग के लिए 2010 में एक एमओयू जो है साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में। आईसी इम्पैक्ट्स क्या है, इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, काफी लंबा नाम है इसका। और ये जो है एक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र है जो कि जो अनुसंधान संबंधी या कोलैबोरेशन है, सहयोग है, उसमें विकास को देखने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, कुछ हम चैलेंजेस की बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसमें चैलेंजेस क्या है। तो ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट फैक्टर है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट फैक्टर जो एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया में चला था, ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट जो चला था
ये क्या था कि इन पाकिस्तान पंजाब में ही मतलब एक खालिस्तान स्टेट की बात चल रही थी, ठीक है। तो ये ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है दोनों देशों के रिलेशनशिप के पे, क्योंकि जो सिख हैं वो इंडियन डायस्पोरा का एक काफी बड़ा जो है भाग वहां पर बनाते हैं इंडियन डायस्पोरा का। और करीब 1% जो है, लिटिल ओवर 5 लाख ऑफ द टोटल कनाडियन पॉपुलेशन, जो कनाडा की जनसंख्या है उसका 1% यानी टोटल 5 लाख जो है हमारे वो सिख हैं वहां पर। और इसमें से फ्यू लीडर्स इन द कनाडा सपोर्ट्स द खालिस्तानी मूवमेंट्स, और जो कुछ कनाडा के नेता भी हैं जो कि खालिस्तानी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं टू लार्ज एक्सटेंट फॉर इलेक्टोरल गेन्स इन कनाडा। कनाडा में जो है राजनीतिक लाभ के लिए जो खालिस्तानी मूवमेंट्स है उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा जो है चैलेंज है दोनों देशों के रिलेशनशिप के बीच में। और जो ओंटारियो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, ओंटारियो एक रीजन है कनाडा का, प्रोविंस है, प्रांत है, ठीक है। तो जो ओंटारियो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है वहाँ पे एक रिजर्वेशन भी अडॉप्ट किया गया था। और इसमें जो था 1984 का जो एंटी सिख रॉट्स थे, सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, उसको जनसंहार के रूप में माना गया था। और क्योंकि और मेनी अदर कैनेडियन लीडर आल्सो सपोर्ट्स द दैट इवन टुडे। और आज भी जो है बहुत सारे ऐसे कैनेडियन नेता हैं, कैनेडियन लीडर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ वो जेनोसाइड ही था 1984 का एंटी सिख रॉट्स। और हाल ही में एक कनाडियन जो प्रधानमंत्री इंडिया आए थे, ठीक है, उन एक कंट्रोवर्शियल पिक्चर जो था, जो फार्मर सिख सेपरेटिस्ट जसपाल अटवाल जो है उन्होंने इसमें सरफेस किया था, अभी न्यूज में आ गया था वो, ठीक है। और जो कनाडियन गवर्नमेंट थी वो हालांकि सिख एसर्शंस और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसके बीच में बैलेंस बनाने का काम करती है, कि बैलेंस बना रहे, वो बैलेंस बना करके चलने का काम करती है। और इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर रिसेंट कनाडियन पीएम सपोर्ट्स टू इंडियन फार्मर्स प्रोटेक्ट सॉरी प्रोटेस्ट। और यह भी इसीलिए यह एक रीजन था कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कनाडियन पीएम है, ठीक है, उन्होंने इंडियन फार्मर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि जो है पॉलिटिक्स किस तरीके से स्टैंड डिसाइड करती है, इंडिया में ही नहीं वहां पे भी। और चूंकि सिख वहां पे जो है 5 लाख जो है सिख हैं, तो उनको उनके जो ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां पे जो ये खालिस्तान मूवमेंट था या सिखों का जो सेंटिमेंट है उसको लेकर के पॉलिटिक्स भी होती है और इस तरह के काम किए जाते हैं। बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस के बीच में, ठीक है। हालांकि दोनों कंट्रीज के जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। और लेकिन जो डील्स हैं, हमारी जो ट्रेड डील्स होती हैं कनाडा के साथ, जो ट्रेड डील्स हैं, ठीक है, वो हमेशा अंडर परफॉर्म रहते हैं। अंडर परफॉर्म करने का मतलब है कि कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलता। और ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था। और द फेमिनाइजेशन ऑफ कनाडियन ट्रेड पॉलिसी, कनाडियन ट्रेड जो पॉलिसी है उसका फेमिनाइजेशन किया गया। कनाडियन गवर्नमेंट पुट अ जेंडर क्लॉज, एक जेंडर क्लॉज इस पर डाला गया, ठीक है। और इन ट्रेड पैक में। और हालांकि ये काफी क्रांतिकारी है, जैसे कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट वाज सीन एज ए नॉन टैरिफ बैरियर, लेकिन इंडिया में क्या है कि इसको जो है एक गैर गैर प्रशुल्क बाधा के रूप में या नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में देखा जाता है, जो जेंडर क्लॉज है उसको। हालांकि अगर उदाहरण के लिए देखोगे तो द कनाडियन ट्रेड एग्रीमेंट विथ चिली हैज एन एंटायर चैप्टर डिवोटेड टू वुमेन। कनाडियन जो ट्रेड है चिली के साथ, उसमें एक पूरा चैप्टर ही है जो कि वुमेन्स को क्या है, डेडिकेटेड है। तो ये फेमिनाइजेशन ऑफ कनाडियन ट्रेड पॉलिसीज इसको आप कह सकते हो, ठीक है। कि जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जेंडर्स इंक्लूसिव होना चाहिए। और इस तरीके से तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स एक तरीके से हो जाता है इंडिया के लिए। बायलैटरल एग्रीमेंट्स, जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है सेपा, और जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, ठीक है, ये
काफी समय से नेगोशिएशन में चल रहे हैं और कोई भी इसमें जो है दोनों देशों की तरफ इनमें कोई भी प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, चैलेंजेस है दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो जो कनाडा है वो पूरा जो पश्चिमी देश है और जो डेवलप्ड पश्चिमी देश है उनसे घिरा हुआ है। और इंडिया ये नहीं समझता है कि जो इंडिया है वो एक जो है चाइना और पाकिस्तान के जैसे बदमाश पड़ोसियों से घिरा हुआ है। ठीक है, हॉस्टाइल नाइबर्स से जो घिरा हुआ है, चाइना ये नहीं समझ पाता है। और द टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसके द्वारा लगाए जाते हैं वो हैवीली टाइटल्ड टू द डेवलप्ड कंट्री, वो एकदम डेवलप्ड कंट्री वाली बातें उसमें होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब जेंडर फेमिनाइजेशन ऑफ ट्रेड वाली बात है जो, ठीक है, वो बिल्कुल ही डेवलप्ड जो है एक तरीके से अवधारणा है। तो इसलिए जो है वो ये नहीं समझ पाता क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज से घिरा हुआ है कनाडा। तो जो टर्म्स एंड द कंडीशंस हैव हैवीली टिल्टेड टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज, वो जो उसके टर्म्स नियम और शर्तें हैं वो बिल्कुल ही विकसित देशों की तरफ झुके हुए हैं। और इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड सीरियसली सो फार, और भारत के जो हित हैं अभी तक उनको गंभीरता से उसमें नहीं देखा गया है, नहीं लाया गया है। तो सजेशंस हम क्या दे सकते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए? कि कनाडा को ये समझना पड़ेगा और जो ये फेमिनिज्म क्लास है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो इंडिया और ताकि इंडिया के जैसे देशों को जो है ये ट्रेड पैक्स से हटाना पड़ेगा, और ताकि इंडिया के जैसे देशों को ये ज्यादा टाइम दे सके ताकि वो इससे जो जुड़े हुए टर्म्स हैं उसको कंप्लीट कर सके, मतलब उसको पूरा कर सके। तो ऐसा किया जाना चाहिए कि भाई तुम ये इतने टाइम, मतलब आपको हम टाइम देते हैं, आप जो है अपनी अपने जो ट्रेड पैक्स पॉलिसीज है उसमें जो है ये फेमिनाइजेशन क्लास को ले आने की कोशिश करो, तब तक हमारा बीच में जो संबंध है, व्यापार जो है हमारा वो चलता रहेगा। तो ऐसी बातें हो सकती हैं, करना चाहिए। और कनाडा जो है बहुत ही एडवांस कंट्री है जो अगर बात करें तो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा की। ठीक है, और इंडिया विद द फोकसेस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स इन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हैज टू स्ट्राइक अ डील और एमओयूज रिगार्डिंग द एनर्जी। तो इंडिया को जो है कनाडा के साथ जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में जो रिलेशनशिप है उसको काफी मतलब अच्छा करना पड़ेगा ताकि जो है उसका फायदा उठा सके इंडिया, फ्रूटफुल हो सके इंडिया के लिए। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। तो ये एरियाज जो है यहाँ पर भी एक तरीके से पोटेंशियल एरिया है ये कोऑपरेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, भारत में सहयोग और निवेश के लिए। और जो इंडिया का एम्बिशंस है, इंडिया की जो महत्वाकांक्षा है स्मार्ट सिटीज के लिए, ठीक है, इन स्मार्ट सिटी के संबंध में जो इंडिया की महत्वाकांक्षा है वो कनाडियन फर्म्स जो है जैसे कि बॉम्बार्डियर एक फर्म है कनाडा की, ठीक है, उसके लिए अवसरों के द्वार खोल देती है ताकि वो इंडिया में आकर के निवेश कर सकते हैं। और 2017 में कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये घोषणा करी थी कि कनाडा विल टेक इन 1 मिलियन मोर इमिग्रेंट्स, और विथ यूएस एंड फ्यू अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टर्निंग डाउन मिग्रेंट। जबकि कनाडा ने जो है 1 मिलियन और जो है प्रवासियों को लेने की बात करी, जबकि यूएस और जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, वो जो माइग्रेंट्स हैं उनको अपने वहां आने नहीं दे रहे हैं। रिफ्यूजी की समस्या में हमने पढ़ा था यूरोप में, ठीक है, कि किस तरीके से यूरोप में जो है इसको लेकर के संकट की स्थिति बनी हुई है, क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है। वहीं पे कनाडा जो है, कनाडा एक 1 मिलियन मोर इमिग्रेंट्स को क्या करता है, कह रहा है कि हम लेंगे 1 मिलियन मोर इमिग्रेंट्स, अभी हम ले सकते हैं। तो कनाडियन, नेक्स्ट है हमारा कनाडियन एनर्जी रिजर्व्स। अब एनर्जी रिजर्व्स या ऊर्जा भंडार की बात करें तो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया की जो ऑयल डिमांड है
वो वर्ल्ड आउटलुक किसके अनुसार, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया की ऑयल डिमांड है वो 2040 तक दोगुना हो जाएगी, और कनाडियन ऑयल ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कनाडा का तेल है और ये जो तरल प्राकृतिक गैस है, एलएनजी है, रिसोर्स संसाधन है, वो जो भारत के डिमांड्स हैं, जो भारत की मांगे हैं, ठीक है, उसके लिए एक बेटर अल्टरनेटिव्स प्रस्तुत करती है, मतलब एक काफी अच्छा विकल्प बन सकती हैं इंडिया की जो ये डिमांड है उसको लेकर के। अब नेक्स्ट, कन्वर्जेंस ओवर द चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर को लेकर के अब क्या हो सकता है कि कनाडा रिसेंटली stated to divulge its trade relations and oppose China's diplomacy। मतलब चाइना जो है की जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, उसका विरोध किया, और इंडिया हैज ए पोटेंशियल टू बिकम ए ट्रेड सप्लायर, और इंडिया के पास ऐसी क्षमता है कि इंडिया जो है एक ट्रेड सप्लायर, मतलब व्यापार के लिए आपूर्तिकर्ता बन सकता है। तो ये जो हमने देखा इंडिया कनाडा के बीच में रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें हमने देख, ठीक है, और ये भी समझा कि जो कनाडा किस किस तरीके से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अपना स्थान रखता है। राष्ट्रमंडल में कनाडा और भारत जो है वह एक साथ मेंबर है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो है एक एम्बेसीज की बजाय जो है हाई कमिश्नर्स लेवल पे जो है अपना जो है आदान प्रदान करते हैं। और कनाडा दुनिया में सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों समूहों में से एक एक है, और दोनों जो है अभी अभी भी ये जो है क्या है कि व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए काफी उत्सुक है। तो इस दृष्टिकोण से जो है ये रिलेशनशिप और भी काफी इसमें पोटेंशियल है और उसको यूज किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है अगली क्लास में हम इंडिया जापान रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।